मास्ले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड नंबर 9 के साथ आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मास्ले लास्ट में मर जाने वाला है। तो इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेड और लेंस को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो लेंस होता है वो वेड के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके उसे जमीन में धंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो वेड होता है वो अचानक से जमीन में कहीं विलुप्त हो जाता है और फिर यहाँ पर लेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये गया का। और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर लेंस के पीछे ही आके अपेयर हो जाता है और वो यहाँ पर अकेले नहीं आया होता, अपने बहुत सारे क्लोनों को लेके आया होता है और वो सारे क्लोन यहाँ पर लेंस के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंस बचने के लिए अपना ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज़ करके उन्हें कुचल देता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और लेंस के ऊपर अपना भाले वाला अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर लेंस समझ जाता है कि ये सब जितने हैं वो सब क्लोन हैं, मुझे इनमें से किसी असली को ढूंढ के उसे ख़त्म कर देना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। और अचानक से क्या होता है, विड लेंस के पीछे आ जाता है और अपने मैजिक का यूज़ करके उसके पैरों को ज़मीन में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। और फिर यहाँ पर जो वेड होता है वो उसके ऊपर अपने मड बॉल से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लेंस को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पहुँच रहा होता है। फिर यहाँ पर जो वेड होता है वो लेंस की बेइज्जती करते हुए कहता है, हे तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी ब्लड लाइन के हो ना, तो तुम एडलर डूम में क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ उन बेकार लोगों के साथ रह के खुद भी बेकार होते जा रहे हो। मेरा तो मानना ये है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसे ही आप बनते जाते हैं, मतलब तुम्हारा बेकार है तो तुम बेकार बन रहे हो। तुम्हें मैजिकल लूपस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि हम और ज़्यादा ही ताकतवर होते जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे मैजिक्स और आइटम्स का एक्सेस मिल जाता है। जिसे सुनकर यहाँ पर लेंस कहता है, एनवायरनमेंट? ये क्या कह रहे हो? एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता है, तुम तो सिर्फ सेकंड रेट के हो। जिस पे यहाँ पर वेड कहता है, क्या मैं सेकंड रेट के हूँ? तुम्हें पता है किसके सामने तुम कह रहे हो? और जब तक कि वेड कुछ कह पाता है, यहाँ पर लेंस अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज़ करके वेड को दीवार में घुसेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मड की एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और कहता है, मैंने हर जगह यहाँ पर मड का बना दिया, जिसकी वजह से उसके मैजिक का मुझ पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लेंस यहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े उसकी ओर फेंक रहे होते हैं, जो कि उसके बॉडी पे लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेड को बाहर आना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर लेंस वेड से कहता है कि जैसे तुम्हारा लॉजिक है कि इंसान एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिस पे यहाँ पर वेड कहता है, ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पर ताकतवर हूँ, मैं हमेशा से डबल लाइन का रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे एडलर डूम वालों से भी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हूँ और मैं यहाँ पर मिडिल स्कूल से पढ़ रहा हूँ और मैंने मैजिकल लूपस को भी ज्वाइन किया और मुझे हायर एजुकेशन प्लस पावर भी मिली, इसीलिए मैं हार नहीं सकता। और फिर वो ये कह के अपनी जेब में से एक पिंक कलर का लिक्विड निकालता है और बताता है, यह है कंसंट्रेटेड मैजिक एसेंस, जो कि उन बच्चों से निकाला गया है, और इसे पी लेता है। जैसे ही वो उसे पीता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मड का मॉन्स्टर बन जाता है। विड यहाँ पर बताता है, जो सेकंड लाइनर मैजिक यूज करते हैं उससे ये जो मैजिक है वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। ये मैजिक एक हायर टियर का मैजिक होता है, जो कि सिर्फ सेकंड लाइनर ही यूज कर सकते हैं और वो भी वर्दी हो। फिर यहाँ पर वेड अपने पास्ट को याद करता है और जहाँ पर एक आदमी उससे हमेशा कहा करता था कि वर्दी बनो, इस दुनिया में मैजिक के अलावा कुछ भी नहीं है और जिसको मैजिक का एपिटाइट होता है वही वर्दी होता है और जिसके पास मैजिक नहीं होता है वो वर्थलेस होते हैं। और फिर वो यहाँ पर आके सोचता है, और मैं मैजिक के एपिट्यूड से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हूँ और तुम तो उन बेकार लोगों के साथ रहते हो जिसकी वजह से तुम कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। और ऐसे ही कह के वो अपने मॉन्स्टर से उसके ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन यहाँ पर लेंस बहुत जल्दी बच जाता है और उससे कहता है, इधर तुम्हारा कोई हक नहीं होता उन सब लोगों के बारे में कुछ कहने का, वो कैसे भी हों, लेकिन मार्शल हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है और उनके बारे में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और ये कह के वो उसके ऊपर मैजिक कास्ट कर देता है, जिसका नाम होता है ग्रेविटी सेकंड, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसके आजू बाजू बहुत सारे पिलर्स आ जाते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं। यहाँ पर जो लेंस होता है वो बताता है कि ये जो पिलर हैं ये बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स से बने हुए हैं और ये इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचेंगे बारी बारी से, और तब तक खींचेंगे जब तक कि इसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। और यही कह के वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक और पिलर रख देता है और वो जो पिलर होता है वो मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। जिसे देख के फिर यहाँ पर वेड कहता है कि क्या लेंस ने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को भी हरा दिया, इसका मतलब मैं हार गया?
ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हार ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी उससे कह रहा होता है अब तुम्हें सेकेंडरी में भी टॉप आना पड़ेगा। ब्यूरो में एंट्री लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी क्रिएशन होने के बाद भी वर्दी हो। तुम कुछ समझ भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अभी भी मेरे लिए वर्थलेस हो। और यहाँ पर वेड भी यही कह रहा होता है कि मैं वर्थलेस हूँ। और उसी समय यहाँ पर लेंस उसकी ओर किताब फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी है ना नीचे गिर गई थी। और फिर यहाँ पर लेंस उससे पूछता है कि एक बात बताओ कि एक बंदा वर्दी कब बनता है? और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मेरे माता पिता तो सिर्फ लोगों के ओहदे को देख के ही उसे जज किया करते थे। मुझे तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन को देख के ये लगता है कि हम दोनों को एक ही तरह से रेस किया गया है। और मुझे ये बहुत ज्यादा ही गलत लगता है कि लोग किसी की एपिटेंस और स्टैंडिंग को देख के उसे जज करते हैं कि वो वर्दी है कि नहीं। और ऐसा होना नहीं चाहिए। और वो याद करता है कि उसकी बहन उसे किस तरह से मोटिवेट किया करती थी। ये कह के यहाँ से लेंस चला जाता है। और यहाँ पर वेद अपने मन में सोच रहा होता है ये बात तो सही है, मैं वर्दी बनना नहीं चाहता हूँ। ये बेवकूफ ने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो रिस्पेक्ट भी नहीं की थी। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें मार्शल और एबिस की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर मार्शल फटाक से उसको एक लात मार देता है जिससे यहाँ पर एबिस जो होता है बहुत दूर जाके गिरता है। और एबिस यहाँ पर अपनी तलवार निकाल के बहुत स्पीड में यहाँ पर मार्शल को हिट कर देता है। और फिर यहाँ पर देखने को मिलता है कि एबिस के आजू बाजू से बहुत सारे एरोज निकल रहे होते हैं और यहीं पर एबिस उन एरोज के ऊपर ड्राइव करते हुए मार्शल को बहुत हैवी तरीके से चोट मार रहा होता है। और यहाँ पर एरोज की वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और वो मार्शल को बहुत हैवी अभी चोट मार रहा होता है। और यहाँ पर वो मार्शल से कहता है कि क्या हुआ, तुम हार क्यों नहीं मान जाते? तुम वैसे भी मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या? और एक बात याद रखना, मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं पड़ूंगा। जिस पे यहाँ पर मार्शल उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझसे फाइट करते रहो। जिसे सुन के यहाँ पर जो एबिस होता है वो कहता है मुझे पता है तुम इसलिए फाइट कर रहे हो ना ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह पाओ। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्डफुल है। मेरी और तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। और ये कह के वो यहाँ पर अपनी आंखें चमकाने लगता है और वो उससे कहता है लेकिन तुम्हें जो लोग मिले थे वो मिलने ही नहीं चाहिए थे, तुम्हें ब्लेसिंग ही नहीं मिलनी चाहिए थी। अच्छा, तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख लो, ये तुम्हारी दोस्त है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि तुम्हारी दोस्त की सारी मैजिकल पावर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा 30 सेकंड में और जिसकी वजह से इसका जो मार्क है वो भी मिट जाएगा और ये बन जाएगी तुम्हारे जैसी। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की कि वो तुम्हारे जैसी बन जाएगी? जिसे सुन के यहाँ पर मार्शल कहता है अच्छा तुम सीरियस हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा मास्क उतारूंगा। जिसपे यहाँ पर एबिस कहता है कि ओहो तुम लगता है लड़ने के मूड में हो, तो ठीक है मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो यहाँ पर अपने सारे एरोस पे बैठ के मार्शल के ऊपर हमला करे जा रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज दे रहा होता है। फिर वो यहाँ पर मौके का फायदा उठा के मार्शल के पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और उसे कहता है कि मान लो मार्शल तुम अपने किसी को भी नहीं बचा पाओगे। और फिर वो क्या करता है उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मार्शल ने अपनी मसल्स से उस तलवार को पकड़ के रखा होता है। और फिर मार्शल उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है अभी तो मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है। और फिर वो अपने हेडबड से उसका मास्क तोड़ देता है और उसे उसका असली चेहरा दिख जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी एक आंख अलग होती है एक आंख अलग होती है। तो वो उससे पूछता है एबिस एक बात बताओ ये क्या है? तो एबिस यहाँ पर बताता है ये जो मेरी एक आई है उसे द आई ऑफ डेविल कहा जाता है, जिस व्यक्ति को देखती है तो उसकी कुछ देर के लिए पावर्स जो होती हैं मैजिकल पावर वो चली जाती हैं। जिस पे यहाँ पर मार्शल उदास हो जाता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें बेकार हो जाती हैं मेरे सामने। जिस पर एबिस कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा हो जाता हूँ जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और बचपन से लेके आज तक की सब लोग मुझसे डरते ही आ रहे हैं, खासकर मेरे माता पिता भी मुझसे डरते आ रहे हैं। और वैसे भी मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें कौन सा इससे फ़र्क पड़ने वाला है? और क्योंकि तुम्हारे पास तो दोस्त लोग हैं, वैसे भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म ही नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर एबिस ये कह के अपनी सेकंड पावर का यूज़ कर लेता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चैम्बर क्रिएट हो जाता है एरोज का। और यहाँ पर मार्शल के पेट पे भी एक डाउन साइड एरो आ जाता है। और यहाँ पर जो एबिस की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा ही तेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ मार्शल भी उसे नहीं देख पा रहा होता है और मार्शल को बहुत ज्यादा ही डैमेज पहुंच रहा होता है हर जगह से। फिर यहाँ पर वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है और उससे कहता है क्यों सरप्राइज हो गए ना, मैंने जो यहाँ पर फोर्स स्पीड लगाई है वो यहाँ पर मेरे अपोनेंट की जितनी भी स्पीड होगी वो मुझे दे देगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा
तेज हूँ, और ये कह के वो उसके ऊपर और ज्यादा ही वार करने लग जाता है। यहाँ पर फिर एबिस वापस उस पर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि मार्शल ने एक पंच बनाया होता है और वो जमीन में मार देता है, जिसकी वजह से आजू बाजू की जो जमीन होती है वो ऊपर उठ आती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एबिस की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पर मार्शल उसे एक पंच दे देता है, जिसपे कि यहाँ पर वो समझ जाता है कि मार्शल ने जानबूझ के ये सब किया जिससे मेरी स्पीड कम हो जाए, और वो फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल उसके पैर पे पैर रख के उसे रोक लेता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हें वापस दूसरी बार पकड़ लिया, आप क्या करोगे। और फिर वो यहाँ पर एक बहुत तेज वाला अपना पंच देता है, जिसकी वजह से इतना तेज इम्पैक्ट होता है कि वो अपना बैरियर तोड़ के बाहर गिर पड़ता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो मार्शल के ऊपर एरो लगा होता है वो भी मिट जाता है, और मार्शल को अपनी स्पीड वापस मिल जाती है। और ऐसे ही करके मार्शल उसे धै पचड़ धै दे रहा होता है, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब मैं हार नहीं सकता, यहाँ पर आके मैं ऐसे नहीं हार सकता, वरना मेरे जीने का महत्व ही क्या हुआ। और वो यहाँ पर वापस से अपने एरोज के ऊपर सवार होकर मार्शल के ऊपर पंच करने आता है, और इधर से मार्शल आता है उसके ऊपर पंच करने के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एबिस उसे तलवार मारता है, तो मार्शल उसे एक हाथ से रोक लेता है, और फिर मार्शल यहाँ पर उसे एक और पंचे स्थान देता है, जिससे वो बहुत दूर जाके दीवार में घुस जाता है। और फिर वो अचानक से मार्शल उसके पास पहुंचता है और एक किक देता है, और ऐसे करके बहुत बुरी तरीके से मारता है, और आखिरी ब्लो में उसे एक सेस्मिक टॉस देके जमीन में पटक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर एबिस कहता है कि काश मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेता, मेरा बचपन ही इस आंखों के साथ जन्म हुआ, जिसकी वजह से मेरे माता पिता भी मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वो मुझे किसी और व्यक्ति की तरह किया करते थे। मुझे पता है एक बेसमेंट में रखा जाता था एक कैदी की तरह, और वो रखे भी क्यों ना, उनका बेटा इतना बेकार है। और एक दिन तो उन्होंने खुद मुझे मारने की कोशिश की। मुझे तो लगता है मुझे इस दुनिया में बॉर्न ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर आइवस ने मुझे अपने पास रखा। भले ही मैं उनके लिए एक टूल हूँ, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लग रहा है मैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरूंगा। अब तो लगता है मेरी ज़रूरत किसी को है ही नहीं। जिस पे यहाँ पर मार्शल कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, तुम मेरा दोस्त बन जाओ। जिस पे वहाँ पर वो कहता है ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक मेरे पास ये आंखें हैं तब तक मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, और कभी ना कभी तो तुम्हारा एटीट्यूड मेरे खिलाफ होगा ही होगा। तुम इतने काइंड हार्टेड हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, इससे आगे मत जाओ, क्योंकि मास्टर ईगल से तुम नहीं जीत सकते हो। जब तुम उनसे पहली बार लड़े थे तब उन्होंने अपनी कुछ भी पावर नहीं दिखाई थी, अगर तुम थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हो तब भी तुम उनसे नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे। जिस पे यहाँ पर मार्शल कहता है कि सलाह देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उनसे लड़ के रहूँगा। यहाँ पर मार्शल जाते हुए एबिस से कहता है कि चाहे तुम्हारी आँख के बारे में दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा एटीट्यूड तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे पाला है, और उन्होंने ऐसे इंसान को पाला है जिसके पास मैजिक पावर नहीं है। इसलिए मैं समझ सकता हूँ, और मैं अगली बार तुमसे आशा करता हूँ कि हम लोग अगली बार मिले तो क्रीम पफ खाते हुए। इसलिए बाय। और यहाँ से ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यार आज की थोड़ी वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे माफ़ करना और सपोर्ट दिखाना अच्छे से, और कमेंट भी करना कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।